नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 1 मई है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चर्चा करें, हम देख लेते हैं पिछले वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो पिछले वीडियो के अंत में पूछा गया जो प्रश्न था वह ये था कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऑप्शंस थे इसके 42वां संविधान संशोधन, 73वां, 74वां या 97वां। तो इसका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 में इसको स्थान दिया गया। इसके साथ ही संविधान में एक नई अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। अनुसूची 11 को जोड़ा गया और जिसमें पंचायती राज के संबंध में 29 विषयों को शामिल किया गया। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में कार्यान्वित की गई है। तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भूटान। तो अभी हाल ही में 24 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो 1961 के समय प्रधानमंत्री थे भारत के, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनके नेतृत्व में प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी और ये सीमा सड़क संगठन बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है, जिसे भूटान में मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। तो अभी हाल ही में इस परियोजना की डायमंड जुबली को भूटान ने मनाया है। तो इस उद्देश्य से इस कारण जो है यह समाचारों में बना रहा है। तो जो दंतक योजना है, प्रोजेक्ट दंतक है, वह किस देश से संबंधित है? भूटान से संबंधित है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 24 अप्रैल 1961 में की थी। तो इसका अभी डायमंड जुबली मनाया गया है किसके द्वारा? भूटान देश के द्वारा। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन हैं आपके सामने 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल या 1 मई। तो इसका आंसर होगा 30 अप्रैल। तो आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश के दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और आसान रूप से पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची से 2018 में लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन एजेंसी में से एक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसके कार्यान्वयन एजेंसी में से एक है। यह एक प्रकार की बीमा योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। तो ऑप्शन है भारत, रूस, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा रूस। तो भारत और रूस ने भी हाल ही में द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो किसके बीच में? रक्षा मंत्रियों के बीच विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच ये सही मंत्री स्तरीय संवाद होगा जिसे 2+2 नाम दिया जा रहा है। किन दो देशों के बीच में? भारत और रूस के बीच में। तो रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई जिसमें उन्होंने जो है द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। तो अभी जो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है जो आपके सामने इस चित्र में है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है। तो ऑप्शन है डॉक्टर रश्मि गोयल, सुनीता अय्यर, कृति के कारंत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कृति के कारंत। तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कृति के कारंत पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं जिन्होंने 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके साथ ही यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया गया और CWS यानी कि वाइल्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़
वन्यजीव अनुसंधान, संरक्षण, नीति और शिक्षा के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि प्लेन ऑफ जॉर्ज किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है? इंडोनेशिया, लाओस, फिलीपींस या थाईलैंड? तो इसका आंसर होगा लाओस। अभी ये समाचारों में बना रहा क्योंकि हाल ही में कुछ हुए शोध के अनुसार प्लेन ऑफ जॉर्ज को संभवतः एक दफन स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व का ये स्थल माना जाता है, जो कि 3000 वर्ष पुराना है। तो प्लेन ऑफ जॉर्ज उत्तरी लाओस में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है और इसमें जो है घाटियों, और ये किस में है? घाटियों में है, जो गहरी घाटियां हैं उसमें, और जियांग खोआंग पठार की तलहटी के आसपास बिखरे हजारों पत्थर के जार में ये स्थित है। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पर चलने से पहले एक बार हम लाओस से का जो चित्र है, लाओस की जो एक सीमा है उसको हम देख लेते हैं मैप पर। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया का मानचित्र है, जिसमें लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक देश है, यानी कि लैंडलॉक देश, स्थलरुद्ध देश हिंदी में कहा जाता है। स्थलरुद्ध देश वो देश होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है। तो इसकी सीमाओं पर अगर एक दृष्टि डालें तो ये वियतनाम, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी वियतनाम में है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि वरुण भारत और किस देश के मध्य एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है? तो ऑप्शन है जापान, चीन, फ्रांस या मलेशिया? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। तो अभी हाल ही में वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का यह 19वां संस्करण है, जो 27 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया, किस सागर में? तो अरब सागर में आयोजित किया गया ये अभ्यास उन्नत वायु रक्षा और वायु पनडुब्बी रोधी कार्यक्रम के साथ साथ तीव्र उड़ान संचालन और अन्य समुद्री कार्य इसमें शामिल हैं। तो ये इंडो फ्रांस नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज वरुण 2021 किस देश के साथ किया गया? फ्रांस और भारत के बीच में किया गया और ये 19वां संस्करण है, जो कि किस सागर में किया गया? अरब सागर में किया गया। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन है 42वां, 45वां, 49वां या 101वां? तो इसका आंसर होगा 49वां। तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों में से भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। फिनलैंड ने इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वेनेजुएला 104वें स्थान पर अंतिम स्थान पर रहा है। यानी कि 104 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 49 है और 104वें स्थान पर कौन सा देश रहा है? वेनेजुएला रहा है। यानी कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसमें जो है मुख्य रूप से उस देश की गवर्नमेंट द्वारा किए जाने वाले कार्यों, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि पर नज़र रखी जाती है, जिसके बाद यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो पहला रैंक किसका रहा है? फिनलैंड का रहा है, दूसरा स्विट्ज़रलैंड का, तीसरा सिंगापुर का और चौथा जो रहा है नीदरलैंड का और पांचवा जो है डेनमार्क का स्थान रहा है। तो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स चांडलर्स एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ किस संगठन से संबंधित है? WHO, ILO, UNO या यूनेस्को? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को? तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क का आयोजन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कब किया गया था? 2003 में किया गया था, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति के एक भाग के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही इसकी जो शुरुआत है यानी कि ILO की जो शुरुआत की गई थी या इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। तो विश्व यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र से पहले 1919 में विश्व की शांति के लिए एक संगठन बनाया गया था और उसी के साथ ही ILO की भी स्थापना की गई थी, जो वर्सया संधि के द्वारा
वर्षा संधि के द्वारा राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र, उस समय नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था, राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। और 1946 में 1946 में यह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो है वैश्विक और स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। तो इसकी स्थापना जो की गई है वो किसके लिए की गई? स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। और शांति के लिए इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह मुख्य रूप से जो वर्कर्स होते हैं उनके हितों के संबंध में कार्य करता है। महिला एवं पुरुष कर्मचारियों को एक गरिमामय कार्य देने के संबंध में यह कार्य करता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस सशस्त्र बल ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स नामक उत्कृष्टता केंद्र और कल्याण केंद्र को लॉन्च किया है? तो भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी, भारतीय थल सेना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय थल सेना। तो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स की उत्कृष्टता और कल्याण का एक केंद्र शुरू किया है। इसका उद्देश्य लद्दाखी छात्रों के लिए एक बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। इसके लिए फायर एंड फ्यूरी कोर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कानपुर स्थित एनजीओ नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न कि किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि असम और छत्तीसगढ़ कौन से? असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हैं। और जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं। ओडिशा और तमिलनाडु किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यहाँ पे फतह आएगा, पता लिखा हुआ है तो गलत मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो यहाँ पर क्या होगा? फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते, राधा चौधरी, सुनंदा सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये पिछली वीडियोस में से लिया गया एक प्रश्न है। अगर आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से देखा है, समझा है, पढ़ा है तो आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो इसी के साथ ही जो दूसरी स्टैटिक्स जीके की, बेसिक जीके की जो क्लासेस चल रही हैं उसके साथ भी आप लोग रेगुलर बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को। जो आप अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छा सीखने को मिल रहा है और आपकी परीक्षाओं में इससे सहायता मिल रही है तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।